Hello everyone, I'm Joginder Sharma, your teacher of English. I welcome you on my YouTube channel English by Joginder Sir. सभी बच्चों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं मैं। जो इतनी अच्छी तरीके से आप कमेंट कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त व्यू दे करके आपने मेरे हौसले को बढ़ाने का ज़बरदस्त काम किया है। इसी बात से खुश होकर के अब मैं आपको बहुत अच्छे कंटेंट्स के साथ पेश आऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, आपने सैटरडे को क्लास डाली थी और 2-3 दिन हो गए हैं क्लास क्यों नहीं डाली है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे और कुछ एक दिक्कत हो गई थी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी अब आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करने की। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी हैं बच्चे, सभी स्टूडेंट्स आप जुड़ जाएं। बिल्कुल जी, हर रोज आपकी क्लासेस में लेने की कोशिश करूंगा। और टारगेट क्या है? टारगेट हरियाणा पुलिस है भाई, हरियाणा पुलिस। इसके लिए हमें काम करना है, जो कि आपका 2 महीने में अगस्त सितंबर में बोला जा रहा है कि हरियाणा पुलिस का पेपर हो जाएगा। बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, डर लगता है, पता नहीं कौन से चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, आगे क्या पूछेगा, उसी की हम तैयारी करना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से फुल एनर्जेटिक सेशन के साथ मैं शुरू करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आज हम वो करने वाले हैं जो आपके पेपर्स में, कोई भी पेपर हो, बहुत सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको समझाऊंगा, जब भी मैं स्टार्ट करूंगा आपको सिखाना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रूल्स वास्तव में पूछे गए हैं, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल कई बार हमने देखे हैं, आपको पता लग जाएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप सभी बच्चे मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय जोगिंदर सर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। और वीडियो अच्छी अगर लगती है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज आपको मैं पढ़ाऊं, आप अगर ये चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि मुझे अच्छा लगे। और खास बात क्या है, आज ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जितना HSSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज ये आपका कंप्लीट हो जाने वाला है। इसके बाद NDA CDS और SSC के लिए उसके बाद में इसको बहुत डिटेल से 2200 क्वेश्चंस की PDF के साथ पेश आऊंगा, दोबारा कराऊंगा मैं इस सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट टॉपिक को। लेकिन हरियाणा में जितना पूछा जाता है उतना ही हम करेंगे, ज्यादा पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जी उतना ही पढ़ेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आज या कल मैं इस टॉपिक की PDF देने वाला हूं, जिसमें हरियाणा में आज तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कितने और क्या और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो होंगे, और मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं उसमें डालने वाला हूं। तो सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, टेलीग्राम पर लगभग हमारे 7000 बच्चे जुड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं मेरे फ्री कंटेंट का। तो आप भी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जो 7000 बच्चे के करीब जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ करके इसमें हर रोज PDF प्राप्त कर सकते हैं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब आपको वीडियो अच्छी लगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा, बिल्कुल जी। तो स्टार्ट अभी करेंगे हम। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में जो पढ़ाया था, एक बार मैं उसको बता देता हूं। मैंने आपको शायद ये बताया था कि ईदर के साथ हम और का प्रयोग करते हैं, नीदर के साथ हम नोर का प्रयोग करते हैं, नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। आई थिंक मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको सिखाया था ईदर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग। कंजंक्शन है ये यूज किए जाते हैं, जिसे पेड कंजंक्शन भी बोला जाता है। लेकिन आपके हरियाणा के पेपर्स में क्या क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं। तो ईदर के साथ और सभी को पता है यूज किया जाता है, और ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक के लिए ईदर यूज करते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे सर 2 से ज्यादा में से एक अगर हो तो क्या यूज करें? ये HSSC द्वारा बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट करके कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ईदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, लेकिन 2 से ज्यादा में से कोई एक भी तो हो सकता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं जी 1 ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है 2 से ज्यादा में से कोई भी ना हो।
तो क्या यूज करेंगे? तो हम नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नन ऑफ का प्रयोग करेंगे। यहां से मैं एक रूल डेवलप करना चाहता हूं, रूल बनाना चाहता हूं जो आपको रट्टा भी ना मारना पड़े और ट्रिक से तुरंत याद हो जाएगा। देखो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर तो की मैं बात करूं, दो में से एक, तो इधर दो में से कोई भी नहीं है तो नीदर, और दो से ज्यादा में से एक है तो वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। दो से ज्यादा में से कोई नहीं है तो नन ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार आपने ईदर के साथ और पढ़ा। अब कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जरूरी नहीं हर बार ईदर के साथ और यूज होगा, वो दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछने का कार्य करता है। जैसे ईदर ऑफ लिख देगा, ईदर ऑफ लिख देगा, या नीदर ऑफ लिख देगा, सॉरी नीदर ऑफ लिख देगा, या फिर ईच ऑफ लिखेगा, एवरी ऑफ लिखेगा। इस प्रकार से ये कुछ एक लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चा हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी करना चाहता है इस रूल को बड़े अच्छे तरीके से लिखें। दो में से एक के लिए ईदर, दो से ज्यादा में से एक के लिए वन ऑफ, दो में से कोई नहीं है तो नीदर, दो से ज्यादा में से कोई नहीं है तो नन ऑफ। इसी प्रकार ईदर ऑफ लिख दिया जाए, नीदर ऑफ लिख दिया जाए, ईच ऑफ लिख दिया जाए, एवरी ऑफ लिख दिया जाए, तो क्या बात करेंगे जी? तो इसके साथ नाउन प्रोनाउन जो आप यूज करेंगे, नाउन या प्रोनाउन जो आप यूज करना चाहेंगे वो होगा हमारा प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। ये रूल इसलिए पूछा जाता है पेपर में। अब बात आई सर ये तो रूल हो गया, रट्टा मारना पड़ेगा, ये तो किताबों में भी लिखा मिला है, हमने किताबों में ही पढ़ा है, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पे भी सिखाया गया है। लेकिन ऐसी बात बताओ ताकि रटना ना पड़े, ये हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी भी कोई कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए तुरंत हम आंसर इसका दे पाए। ऐसी क्या ट्रिक आप बताएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। वन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई एक। दो से ज्यादा का मतलब क्या होता है? प्लूरल। इसलिए नाउन प्रोनाउन तो हम कैसा रखेंगे? प्लूरल। लेकिन उसमें से कोई एक, एक कैसा होता है? सिंगुलर। इसलिए वर्ब उसके अकॉर्डिंग रखेंगे सिंगुलर। इसी प्रकार ईदर ऑफ का मतलब क्या है? दो में से कोई एक। दो का मतलब प्लूरल तो बनाना पड़ेगा, लेकिन बात एक ही है तो वर्ब कैसी रखेंगे? सिंगुलर। नन ऑफ, दो से ज्यादा में से कोई भी नहीं। दो से ज्यादा तो बनाएंगे, दो से ज्यादा कब बनेगा? जब हम नाउन प्रोनाउन को प्लूरल रखेंगे। और कोई नहीं, इसका मतलब प्लूरल तो हो नहीं सकता, बच गया कैसा ऑप्शन? सिंगुलर। इस हिसाब से ये रूल बन जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं, उसकी बात मैं करूंगा। और बात आई सर ईच और एवरी की, इसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ईच और एवरी के बारे में एक जबरदस्त फैंटास्टिक जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंस को लेकर के वीडियो आने वाला हूं। फिलहाल अगर आपको वन ऑफ, नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ इस प्रकार के वर्ड्स दिखाई दें तो हम इसके साथ नाउन प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिखता हूं। वन ऑफ माई फ्रेंड, one of my friend has attended the class, has attended B part the class। ये है हमारा C पार्ट, और D पार्ट आप बच्चे समझ जाएं कि हमेशा क्या होगा जी? नो एरर। इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर, आपको बताना है इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर आपको दिखाई दे रहा है। वन ऑफ का मतलब क्या है? दो से ज्यादा में से कोई एक। तो वन ऑफ माई फ्रेंड या फ्रेंड्स, दो से ज्यादा तो बनाना पड़ेगा ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। और उसके बाद वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। दो से ज्यादा में से किसी एक दोस्त ने क्लास अटेंड की है, तो ये हो गया जी हमारा ए पार्ट में एरर। जैसे नन ऑफ द टू बॉयज
wants to play क्रिकेट। ये सी पार्ट है और डी पार्ट में आप समझ गए होंगे नो एरर होता है। डी पार्ट क्या है? नो एरर। तो ये क्वेश्चन दिया गया, नन ऑफ द टू बॉयज वांट्स टू प्ले क्रिकेट। नन ऑफ का मतलब क्या है? दो से ज्यादा में से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। मैंने आपको क्या बताया था? दो से ज्यादा के लिए हम नन ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसने क्या कर दिया भाई? क्या कर दिया? टू लिख दिया। जबकि दो के लिए नन ऑफ का प्रयोग नहीं होता, दो के लिए नीदर ऑफ का प्रयोग होता है। तो कहां पर एरर हो गया? ए पार्ट में। तो नन ऑफ का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है, नीदर ऑफ का प्रयोग दो के लिए होता है। तो यहां पर अगर टू बॉयज लिखा गया है, आप क्या नोट करेंगे जी? नीदर ऑफ द टू बॉयज वांट्स टू प्ले क्रिकेट। और आपको समझ में आ गया ना वांट्स? मैंने आपको बताया था अगर वर्ब के अंत में एस या ईएस यूज कर दिया जाए तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। और एस और ईएस का मतलब आप क्या समझेंगे? वर्ब कैसी है? सिंगुलर। एस या ईएस यूज करने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, एस या ईएस हटाने से वर्ब कैसी हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आपको। each of us are ready to play। और डी पार्ट में आप क्या यूज करेंगे? नो एरर यूज करेंगे। ये क्वेश्चन दिया गया है, इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर आपको दिख रहा है? पेपर में स्टेटमेंट बदल सकती है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा। आप रट्टा मारते थे, रट्टे में क्या करते थे? आप प्लूरल वर्ब यूज करें, क्या सिंगुलर करें, क्या करें, ऐसी बातें आती थी। तो मैंने आपको क्या बताया? इधर का मतलब दो में से एक, दो से ज्यादा में से एक भी तो हो सकता है, उसके लिए वन ऑफ का प्रयोग करेंगे। दो से ज्यादा का मतलब प्लूरल है, नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल यूज करेंगे और वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे ईच ऑफ अस, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, इस प्रकार लिखे मिलेंगे तो प्रोनाउन कैसा होगा जी? प्लूरल प्रोनाउन होगा। लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। इज का प्रयोग हम करेंगे, ना कि आर का। तो अस कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन आपने सुना होगा वी, वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? अस। ये प्लूरल प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। और ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये मैं बहुत जल्द कराने वाला हूं। और हां, मेरे दिमाग में एक बात आई है भाई, अब मैं क्लास में कुछ भी अनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि बाज की तरह निगाहें जमा करके कुछ लोग बैठे हैं। मैं तो इनोवेटिव लेकर के आता हूं, मैं नई नई सोच बनाता हूं, बच्चों को अच्छा कंटेंट्स देने की सोचता हूं, अच्छी तरीके से कुछ ना कुछ बताने का काम करता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो के ऊपर बिल्कुल नजर जमा करके बैठे हैं और शाम को ही इंप्लीमेंट कर देते हैं। मैं अगर ये बोलूं ना कल मैं ये कराऊंगा, वो शाम को ही कराने चल पड़ते हैं। तो भाई अब मैं सरप्राइज दिया करूंगा। आगे से कोई भी क्लास आएगी ना तो आपको सरप्राइज ही मिलेगी, अनाउंस नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं हरियाणा पुलिस 2016 से 18 तक सारे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, वो सामने ही शुरू कर दिए। सांप की तरह बिल में से निकल निकल के लोग आने लगे और स्टार्ट कर दिया लेक्चर भाई साहब ने। तो भाई अब आपको हरियाणा डरने की जरूरत नहीं है। सीधी बात, स्पष्ट बात यह है, हरियाणा पुलिस में जो भी पूछा जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल पैसा भी नहीं लेंगे। और आपको पेपर में बैठते ही दिखेगा डिफरेंस कि सर ने कराया है या नहीं कराया। एक पैसा नहीं लेंगे। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें। बार बार मेरे सामने ये नहीं कहे मेरी इंग्लिश कमजोर है, मुझे इंग्लिश से डर लगता है, पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते, मैं देखते ही दिमाग घूम जाता है। इन बातों से मुझे इरिटेशन है। इसलिए मैं सिखाना चाहता हूं दिल से, मन से, सच्चाई से, लगन से, मेहनत से, फ्री में। वो कैब का सेशन भी लेके आऊंगा, लेकिन कब लेके आऊंगा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग कॉपी करने लग गए भाई।
वोकैब का सेशन जब लेके आऊंगा ना तो भूत भगाने का कार्य करूंगा। जो वोकैब से डर लगता है, जो वोकैब कभी पढ़ते ही नहीं है, वोकैब से बिल्कुल छोड़ देते हैं, ऐसा सेशन लेकर के आने वाला हूं आने वाले समय में। और बहुत सारे टॉपिक्स जो ग्रामर के हैं, बहुत सारे जो आपके मुश्किल लगते हैं, देखना किस प्रकार से ट्रिक से सिखाने का कार्य किया जाएगा। आपको तसल्ली होगी कि हाँ पहली बार हमने इंग्लिश पढ़ी है, हाँ इंग्लिश में डिफरेंस हमने देखा है, बिल्कुल सारी बातें हम करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एक स्टेप और आगे तक पूछने लग गया आजकल एचएसएससी। और क्या पूछता है, क्या पूछता है? वैसे तो जी ईच और एवरी जो है, ईच और एवरी जो, इसके बारे में फिर कह रहा हूं डिटेल से डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल एचएसएससी में बैठते ही क्वेश्चन को सही कैसे करें तो वो मैं बता रहा हूं। ईच एवरी के साथ नाउन और वर्ब कैसे यूज की जाती है जी? सिंगुलर। ये हरियाणा क्लर्क बोल रहा है, ये मैं नहीं, हरियाणा क्लर्क का क्वेश्चन बोल रहा है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले तो मैंने क्या बताया जी? ईदर के साथ और, नीदर के साथ नोर। लेकिन ईदर का प्रयोग दो में से एक के लिए, दो से ज्यादा में से वन ऑफ, दो से ज्यादा में से कोई नहीं है तो नन ऑफ, ये बताई ना बातें। लेकिन अगर अकेला ईच या एवरी आ जाए, ऑफ का प्रयोग इनके बाद अगर ना हो, अगर ऑफ का प्रयोग इनके बाद ना हो, तो वर्ब और नाउन दोनों के दोनों सिंगुलर यूज किए जाएंगे। ये क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क के पेपर में न जाने कितने पेपर्स में पूछा गया है। ग्राम स्टीव का पेपर हो, हरियाणा ग्रुप डी का पेपर हो, हरियाणा क्लर्क का पेपर हो, इंडियन रिजर्व बटालियन फोर्स का पेपर हो, टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर हो, फूड सप्लाई सब इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, सभी का एनालिसिस करने के लिए मैं आपके सामने रहूंगा। लेकिन कब और क्या कराऊंगा ये नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको मैं कंटेंट दूंगा लेकिन उसको कॉपी नहीं होने दूंगा। ये बात मैंने सोची है। ईच एवरी अगर अकेले हैं तो इनके साथ नाउन और वर्ब कैसे यूज करेंगे जी? सिंगुलर। जैसे each boy and each girl, each boy and each girl has come here। और डी पार्ट आपको दिखेगा नो एरर के रूप में। डी पार्ट नो एरर। आपसे ये पूछेगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच प्रोनाउन भी है, ईच एडजेक्टिव भी है। मेरा मन कर रहा है अभी बता दूं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी गंभीर बातें हैं। ईच और एवरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ईच और एवरी सुना तो छठी क्लास से है, लेकिन वो बातें नहीं सुनी जो सुननी चाहिए थी, वो बातें नहीं पढ़ी जो पेपर में पूछी जानी चाहिए थी। क्या ईच एवरी छोटा सा आपको दिख रहा है? एनडीए सीडीएस के पेपर में, सीजीएल के टायर 2 के पेपर में, स्टेनोग्राफर के पेपर में, कितने पेपर में गिनवाऊं जहां से यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन अब बच्चे कहते हैं सर हमें तो डायरेक्ट वो बता दो जो हरियाणा पुलिस के पेपर में दिखेगा। इसलिए मैं उनको इतना पढ़ा करके इतना सारा रिजल्ट देना चाहता हूं। तो ईच और एवरी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम हियर, आ चुके हैं। तो ईच के बाद नाउन जो यूज करेंगे और वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर यूज होगी। इसलिए डी पार्ट, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। आप कर लेंगे ना इस बात को? ईच एवरी अकेला है, अकेले का मतलब एक है, एक का मतलब क्या है? सिंगुलर सब कुछ होगा। लेकिन ईच के बाद ऑफ आ जाए, एवरी के बाद ऑफ आ जाए तो अकेला थोड़ी रहा, अब दो हो गए हैं और दो का मतलब प्लूरल हो गया है। इसलिए नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल यूज कर देंगे, लेकिन वर्ब कैसे यूज होगी जी? सिंगुलर। बिल्कुल। अब ये बच्चा पढ़ करके खुश हो गया, बच्चा बोला कि अब तो बहुत नॉलेज हो गई, अब कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, अब तो कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग बहुत ज्यादा शातिर है। उसने सोचा, बच्चे ने अब घमंड कर लिया है, बच्चा सोचेगा मेरे को आता है, वैसा ही क्वेश्चन दे दिया। जैसे पेपर में मैं कहना चाहता हूं, इसके बाद क्या पूछा गया था? अगर ईच से पहले, अगर ईच से पहले कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, अगर ईच से पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया जाए, तब आप कैसी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। इसको नोट करें सभी बच्चे, ये डीपली पूछा जाता है। कई लोग ये कहते हैं ना, पता नहीं एचएसएससी तो क्या पूछ लेता है भाई, कहां से पूछ लेता है। वो लोग कौन हैं जो इतना इतना पढ़ते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ करके पेपर क्रैक करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा डीप भी मैं बताने का कार्य करूंगा। डीप सिर्फ वही बताऊंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फालतू की बातें नहीं। पहले तो हमने क्या सीखा? ईच ऑफ, एवरी ऑफ इस प्रकार आ जाए तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर।
सिंगुलर, लेकिन ईच एवरी अकेला आ जाए, अकेले का मतलब क्या है, एक, एक का मतलब सिंगुलर, तो सब कुछ सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर ईच से पहले नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज किए जाएं तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा, मैं बात करता हूं थोड़ी सी आपके सामने जी। जैसे we each a part has finished our work, सी पार्ट, और डी पार्ट में क्या है, नो एरर। डी पार्ट में क्या है, नो एरर। वी ईच हैज फिनिश्ड आवर वर्क, तो बोलेगा बताओ किस पार्ट में एरर है, तो बच्चा कहेगा सर ने तो हमें समझा के भेजा था ईच एवरी के साथ सब कुछ सिंगुलर यूज करना है, तो यहाँ पर तो वर्ब सिंगुलर है, इसका मतलब तो कोई गलती नहीं है। लेकिन ईच से पहले नाउन प्रोनाउन हम प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर हैज की जगह हैव का प्रयोग करेंगे। ये चैप्टर आज मैं हरियाणा के हिसाब से खत्म कर दूंगा, और आज या कल में टेलीग्राम चैनल पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ इस चैप्टर की मिलेगी। उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पेपर में जाकर के बैठें और क्वेश्चन देखें, फिर बताना मुझे एक क्वेश्चन भी गलत हुआ है क्या, इतनी गारंटी के साथ पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक बहुत ही बड़ा रूल है, उसको देखो कैसे सीमेंट करके, कैसे ट्रिक से समझाने का काम करूंगा। पूरा बोर्ड भर जाता है, इतने बड़े बड़े रूल लिख देते हैं कॉपी में, बुक्स में टीचर्स, तो उसको कैसे बच्चा रटेगा, कब तक याद रखेगा। उसको ट्रिक बनाकर क्या समझाने का, सिखाने का कार्य किया जाएगा। और ट्रिक क्या रहेगी, दो रूल का एक रूल बना देता हूं। दो रूल का एक रूल क्या बना रहा हूं मैं अभी, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, इनके बाद अगर एज वेल एज लिख दिया जाए, विद लिख दिया जाए, टुगेदर विद लिख दिया जाए, अलोंग विथ लिख दिया जाए, नो लेस देन लिख दिया जाए, देखना ट्रिक से कैसे समझाने का कार्य किया जाएगा। इतने बड़े रूल को बोर्ड भरवा करके कैसे एक चुटकी में समझाने का काम मेरे द्वारा किया जाता है। उसके बाद रादर देन लिख दिया जाए, रादर देन, एक्सेप्ट लिख दिया जाए, एग्जैक्ट बोलते हैं वैसे तो इसको। उसके बाद बिसाइड्स, ये पेपर वाले ने पता नहीं क्या बना रखा है, हर पेपर में चिपका देता है इसको, हर पेपर में लिख देता है। लाइक अनलाइक लिख दिया जाए, अनलाइक, लाइक अनलाइक, बट, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, लिखो एक बारी, एज वेल एज, टुगेदर विद, विद, अलोंग विद, नो लेस देन, रादर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। ये आपने देख लिए भाई, ये आपने देखे। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, नथिंग बट है, जैसे आप सुनते हैं, नथिंग बट भी इसके अंदर ही आ जाता है। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, नो लेस देन, रादर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, बट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इस प्रकार के वर्ड्स आएंगे। तो यहां पर आपको प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब दिखेगा, और दूसरे में सिंगुलर नाउन और प्लूरल वर्ब यहां पर आपको दिखाई देगी। ये दो रूल्स हैं भाई, एक में ही खत्म करने का काम किया जाएगा। एक बार लिखना चाहते हैं तो सभी बच्चे लिख सकते हैं, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 रूल्स, जो कोई भी पेपर दें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप लिखने का कार्य करें। मैं ये कहना चाहता हूं, जब किसी सेंटेंस की स्टार्ट सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन से हो, यानी शुरू में सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कुछ भी हो सकता है, उसके बाद एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, नो लेस देन, रादर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड,
लाइक, अनलाइक, बट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई दें और उसके बाद आपको दिखे, क्या दिखेगा? देखो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर शुरू में सिंगुलर नाउन है और ये शब्द आ जाए तो वर्ब कैसे यूज करोगे? सिंगुलर। बिल्कुल आसान बना देता हूं, अगर शुरू में प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसे यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे। कहने का मतलब जब ऐसे शब्द सेंटेंस में आ जाएं तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करें। यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो आप किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि पास वाले नाउन के अनुसार। ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पास वाले नाउन के अनुसार वाला एक रूल बताया था, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले, क्या था? पास वाले नाउन के अनुसार वर्ब लगाते थे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इन वर्ड्स का प्रयोग होता है, इन वर्ड्स का प्रयोग होता है और आपको सब्जेक्ट जैसा भी हो वैसे ही वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ना कि पास वाले नाउन के अनुसार। अब बात आई सर कैसे याद करें? ये तो बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। तो देखो मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा भाई। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इनका मतलब क्या है? एक जैसी सेंस निकल रही है ना, साथ साथ या के साथ। विद का मतलब, टुगेदर विद का मतलब, अलोंग विद का मतलब, एज वेल एज का मतलब क्या है? साथ साथ या के साथ वाली सेंस निकल रही है। चारों बात क्लियर होगी, यानी ये चारों शब्द साथ साथ या के साथ वाले यूज हो रहे हैं। उसके बाद रादर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इनका मतलब क्या है? के अलावा, को छोड़कर। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, को छोड़कर। जबकि बिसाइड का मतलब होता है बगल में बैठना। ऐसा हटा दोगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। प्रीपोजिशन में भी सिखाऊंगा मैं। कई बच्चे तो प्रीपोजिशन बोलते हैं, रेल बना देते हैं प्रीपोजिशन। अरे भाई क्या बोल रहा है भाई? तो इसलिए बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, को छोड़कर, ठीक है। लाइक, अनलाइक, ये तो आप कर लोगे। बट का मतलब भी क्या होता है? एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? को छोड़कर, के अलावा। इंक्लूड का मतलब शामिल करके या के साथ मिला करके। तो यहां पर दो तरह की सेंस दिख रही होंगी आपको खासकर, एक तो के साथ या साथ साथ, और या को छोड़कर या के अलावा। को छोड़कर या के अलावा, दो प्रकार की सेंस निकली, साथ साथ या के साथ, या को छोड़कर के अलावा। इस प्रकार की सेंसेस जब दिखती हैं तो जैसा नाउन होगा सब्जेक्ट का वैसे ही वर्ब यूज करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, चलो थोड़ा सा एक स्टेप आगे। जैसे राम as well as, Ram as well as my friends, A part. Ram as well as my friends are going to Delhi, are going to Delhi. C part और ये हमारा D part में नो एरर भाई। राम एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में और आपसे बोलेगा इन विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल एरर। किस पार्ट में आपको ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है? तो मैंने क्या बोला था? एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इंक्लूडिंग। इस प्रकार जो शब्द आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर नाउन है। वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर, ना कि इस पास वाले के अकॉर्डिंग नहीं यूज करेंगे। कहीं सोचो फ्रेंड्स तो प्लूरल है इसलिए आर तो सही है, देयर इज नो एरर, ऐसी बातें नहीं करेंगे ना। आई बात समझ में? बिल्कुल जी। और आप हिंदी के शौकीन हैं, आप हिंदी के शौकीन हैं, घर पे हिंदी बना करके देखेंगे तो भी सेंस ऐसी ही निकलेगी। राम मेरे दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहा है, ऐसी सेंस जब निकलेगी। इसी प्रकार मोहन मी wants to read this book। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर है तो रीड बोलेंगे, थर्ड फॉर्म है तो रेड बोलेंगे। तो किस पार्ट में एरर है आपसे ये कहेगा, डी पार्ट में आपको बोलेगा किस पार्ट में एरर है। ऐसे
राम except me wants to read this book. प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करें, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। उसके बाद राम सॉरी मोहन है, ये मोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होती है, जब एस और एस यूज कर देते हैं। कई बच्चे मी यानी इसको आई समझ करके वांट का प्रयोग कर देंगे, जो कि गलत है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। आई बात समझ में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलता हूं। एक और इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जबरदस्त, जो पेपर में आता है बार बार। क्या वो रूल है भाई, क्या वो रूल है? एक तो आपने सुना होगा अ नंबर ऑफ, सुना होगा सभी बच्चों ने, मुझे पता है। ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ये सुने होंगे सभी ने, मुझे पक्का यकीन है आपने सुने होंगे। लेकिन आपने ये भी सुना होगा द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। इनमें क्या डिफरेंस है, यही बच्चे को पता नहीं चलता। हरियाणा के टीजीटी लेवल के पेपर में, पीजीटी में, पीआरटी में, जो एस्टेट आप देते हैं बहुत सारे एग्जाम में, और हरियाणा का एक पेपर था जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां से इसका मतलब क्या, पहले बात करेंगे। बिल्कुल, ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, बहुत सारे। जैसे आप अनेकों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनेकों। रट्टा नहीं मारेंगे भाई, रूल को ट्रिक बना देंगे तुरंत। अनेकों या बहुत सारे का मतलब क्या है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब क्या है, प्लूरल। तो नाउन और वर्ब कैसे यूज करोगे आप, सब कुछ प्लूरल यूज करेंगे। प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। पहले तो अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे, अनेकों या ढेर सारे, इसका मतलब प्लूरल है। तो सब कुछ कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। लेकिन इसका मतलब होता है की संख्या, किसी की संख्या बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, द नंबर ऑफ। जैसे क्रिमिनल्स की संख्या, लड़कियों की संख्या हरियाणा में बढ़ती जा रही है, क्रिमिनल्स की संख्या हरियाणा में बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, द नंबर ऑफ क्या है, अलग बात है, किसी की संख्या। और ये क्या है, बहुत सारे या अनेकों, इसकी बात करता है। तो यहां पर जो है भाई जबरदस्त है, इसलिए पेपर वाला पूछता, बेवकूफ नहीं है। ये बार बार क्यों पूछता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यानी यहां पर नाउन या प्रोनाउन तो आप प्लूरल यूज करें। नाउन प्रोनाउन कैसा यूज करेंगे जी, प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। क्योंकि वर्ब का प्रयोग इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग। यही सब्जेक्ट का एक्चुअली में ऐसे सेंटेंस में काम करता है। यानी कि द नंबर ऑफ अगर आता है, इसका मतलब होता है किसी की संख्या बताना। और नाउन प्रोनाउन प्लूरल यूज करेंगे, और वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। यहां से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं एक क्वेश्चन दे करके। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सॉरी भाई मैं सोचा, भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं सोचा ब्लैक बोर्ड है तो इसलिए मैंने हाथ से ही साफ करना शुरू कर दिया था, तो थोड़ा सा भाई मिस्टेक ही हो गया है हमारे से। द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 लिख देता हूं। स्टूडेंट्स की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या 10 है। कितनी है स्टूडेंट्स की संख्या, 10। द नंबर ऑफ क्या है, संख्या किसकी, स्टूडेंट्स की। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बोलेगा जी, बताएं इज यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। लड़कों के स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 10। तो द नंबर ऑफ के साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा। जैसे द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ क्रिमिनल, द नंबर ऑफ क्रिमिनल ए पार्ट इज इंक्रीजिंग इन हरियाणा, इज इंक्रीजिंग इन हरियाणा। भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, HR से बिलोंग करते हैं, क्या बात है,
हरियाणा से बिलोंग करते हैं ना, बहुत सारे गाने आए हुए हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग प्राउड फील करते हैं, अच्छी बात है। द नंबर ऑफ क्रिमिनल इज इंक्रीजिंग इन हरियाणा। तो बोलेगा कहां पर गलती है, अपराधी की संख्या या अपराधियों की संख्या? सोचें, आप पे ऊपर छोड़ देता हूं। अपराधियों की संख्या हरियाणा में बढ़ती जा रही है, तो अपराधी बनाओगे अपराधियों की संख्या। द नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इज इंक्रीजिंग इन हरियाणा, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीजिंग इन हरियाणा। तो ये बातें ऐसी चलेंगी भाई। तो क्या करेंगे आप, नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। लेकिन इसी प्रकार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। क्या क्वेश्चन आता है भाई, जैसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, बिल्कुल, a number of, या a number, चलो, a number of students has attended, sorry, C, the class। C पार्ट और डी में क्या है, नो एरर, डी में है नो एरर। ये क्वेश्चन आ गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अटेंडेड द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अटेंडेड द क्लास। स्टूडेंट्स की संख्या ने या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, खुद सोचो, अपने दिमाग के ऊपर जोर डालो। नंबर ऑफ का मतलब क्या है, बहुत सारे, अनेकों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास को अटेंड किया है। बहुत सारे का मतलब क्या, एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल। तो वर्ब कैसे आप यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो आप हैज की बजाय हैव का प्रयोग करें। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ क्या मुश्किल है, ग्रामर से डरते हैं, इंग्लिश से डर लगता है, सर पढ़ते ही नींद आने लग जाती है, सर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं होता है, हमारा तो तुक्का भी सही नहीं होता है। क्या बात आप कर रहे थे? और अभी तो मैंने सिर्फ 2-4 क्लास ही डाली हैं, इतना जबरदस्त फीडबैक और रिस्पॉन्स आपका देख करके मुझे खुशी है और इंस्पिरेशन मुझे मिली है। और देखना कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा पुलिस तक किस प्रकार से मैं तैयार करता हूं। अभी तो ग्रामर का कुछ भी नहीं हुआ है, अगली वीडियो में देखना क्या धमाकेदार एंट्री होने वाली है, कौन सा टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिससे बच्चे सब डरते हैं, सब कंफ्यूज होते हैं, कोई भी पढ़ता ही नहीं है, उसी को मैं पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास में भी देखना क्या क्या बातें होंगी। चलते हैं एक रूल, और बहुत बड़े रूल पे चलता हूं, बहुत बड़े पे। बहुत बड़ा एक रूल है जिसको आप सुनते हैं हर बार, जैसे मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, सम ऑफ, हीप्स ऑफ। बहुत बड़े बड़े समझाऊंगा ना, तभी तो आपको मेरे पे भरोसा, ट्रस्ट होगा। अगर बेवकूफ बना जाऊंगा छोटी छोटी बातें समझा करके, तो कैसे लाइक करोगे, कैसे वीडियोस को देखोगे, कैसे शेयर करने का मन होगा, कैसे बेल आइकन दबाओगे? अगर कंटेंट्स में दम होगा, मेरी कलम में दम होगा, तो मुझे किसी का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे मेरा साथ देंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। अगर आप साथ नहीं देते हैं तो आप मुझे डिमोरलाइज करने का कार्य करते हैं। इसलिए मेरे पास दूसरी सपोर्ट नहीं है, मेरी कलम की सपोर्ट है, और आप मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उसकी सपोर्ट है। जितना आप खुल करके मुझे सपोर्ट करेंगे, उतना ही मुझे जोश, जुनून और हिम्मत के साथ पढ़ाने का मन करेगा। फुल एनर्जेटिक सेशन में हरियाणा पुलिस से पहले सिलेबस कराने का मेरा मन होगा। ये डिपेंड आप पे भी करता है। हीप्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, इनफ ऑफ, plenty of, 2/3 of, 9/10 of, rest of, एक्सेट्रा। भाई इतने भर दिया ना बोर्ड, कैसे समझें? सीधी सी बात, नो बकवास। जहां पर भी ये वर्ड्स दिख जाएं, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करें, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करें। खत्म कहानी। क्या है भाई, क्या इंग्लिश से डरते हो आप? एक बार रेगुलर सेशन आने दो मेरा,
अभी तो मैं एक क्लास लेने में टेक्निकल इश्यूज को संभाल रहे हैं, अब रेगुलर सेशन जब लेकर के आऊंगा तो एक दिन में न जाने कितनी वीडियोज आपके लिए आने वाली हैं। हरियाणा पुलिस के पेपर से पहले सिलेबस कराने का जिम्मा ले रखा है, तो इसलिए वो सारी वीडियोज आएंगी। मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, ये हाफ ऑफ है, majority of, minority of, sum of, heaps of, piles of, enough of, plenty of, 2/3 of, 9/10 of, rest of। कैसे सीखें सर? ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, किताबों में लिखे पड़े हैं। आप कोई ट्रिक बताओ। बच्चा कोचिंग क्यों लेता है, टीचर के पास क्यों आता है? क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि टीचर उसे आसान तरीके से सिखाएगा, टीचर उसे वो पढ़ाएगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टीचर उसे वैसा सिखाएगा जिस प्रकार से बच्चा सोच करके आया है, टीचर उसे वो पढ़ाएगा जो बैठते ही पेपर में दिख जाए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का कार्य किया जाएगा, भरोसे को तोड़ने का कार्य नहीं किया जाएगा। आप साथ दें, सपोर्ट करें खुले दिल के साथ, बिल्कुल लॉयल होकर के, मेरे बच्चे लॉयल होकर के पूरे भरोसे के साथ आप साथ दें तो दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे समझे, दो बात बताऊंगा, खत्म हो जाएगा रूल इतना बड़ा। मोस्ट ऑफ का मतलब ज्यादातर, मेजोरिटी का मतलब बहुसंख्या में, यानी कि बिल्कुल ज्यादा, यानी कि हीप्स ऑफ, पाइल्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ढेर सारे, अनेकों, खूब जिसे कहते हैं, काफी जिसे आप बोलते हैं। देखो मोस्ट ऑफ ज्यादातर, मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी ऑफ का मतलब बहुसंख्या में, यानी ये भी क्या है? ज्यादातर। हीप्स ऑफ का मतलब क्या होता है? ढेर सारे। पाइल्स ऑफ का मतलब ढेर सारे, अनेकों। इनफ ऑफ का मतलब ज्यादातर या काफी मात्रा में। प्लेंटी ऑफ का मतलब प्रचुर मात्रा में। और इस प्रकार समझिए ना, एक तो आपको क्या सेंस दिखी? ज्यादातर, काफी, प्रचुर मात्रा में, ढेर सारे। एक तो ये सेंस दिख गई ना, बिल्कुल दिख गई होगी। उसके बाद सम ऑफ, कुछ एक जो बोलते हो। माइनॉरिटी ऑफ, अल्प संख्या में यानी कम की बात कर रहा है। उसके बाद रेस्ट ऑफ, बचे हुए यानी कम की बात कर रहा है। 2/3 ऑफ, 2/3। 9/10 ऑफ, 9/10, यानी कि दो तरीके की सेंस आई भाई। एक तो ज्यादातर, बहुत सारे, अनेकों, ढेर सारे, या एक कुछ या थोड़े जो आप बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक क्या? फ्रैक्शन की भी बात यहां से निकल कर आई। अगर फ्रैक्शन की बात हो, अगर कुछ की बात हो, ज्यादातर की बात हो, ऐसी स्थिति में इन वर्ड्स के साथ जैसा नाउन वैसे ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। फॉर एग्जांपल दो चार क्वेश्चन दे देता हूं। मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस है ये, मोस्ट ऑफ अस इज गोइंग टू पिकनिक। और डी पार्ट आपको पता है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो गए होंगे। डी पार्ट क्या? नो एरर। मोस्ट ऑफ अस, एक लिख देता हूं मैं एक क्वेश्चन अच्छा लिखता हूं। चलो ये थोड़ा सा विवादास्पद हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल नहीं लिखता हूँ, थोड़ा सा विवाद हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और लोग पता नहीं क्या क्या कहने लग जाएंगे। तो थोड़ा सा आपकी भावनाओं के साथ चलता हूँ मैं। बिल्कुल जी। मैं चलता हूँ। हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो, ए पार्ट, ये बी पार्ट, has rotten, सी पार्ट और डी पार्ट है जी नो एरर। उसके बाद 2/3 of the peeler, 2/3 of the peeler have damaged, सी पार्ट। और डी में क्या लिखेंगे जी? नो एरर। डी में हमारा नो एरर। ये 3 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे गए हैं, आपकी सुविधा के लिए कैटेगराइज किया गया है। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आने वाला हूं, तो एक बार देख करके आप बताएं। मोस्ट ऑफ अस इज गोइंग टू पिकनिक। मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, नाउन प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। इज की जगह पर आर लिखेंगे। हाफ ऑफ द मैंगो,
यानी अब की बार मैंगो एक है, उसमें से भी आधा भाग खराब हो चुका है, सड़ चुका है, खराब हो चुका है। रोटन का मतलब होता है गलना, सड़ना, खराब होना। यानी कि हाफ ऑफ द मैंगो, एक मैंगो का आधा भाग सड़ चुका है, खराब हो चुका है। तो यानी कि नाउन कैसा है जी? सिंगुलर। वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। यानी कि इस सेंटेंस में एरर नहीं है। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द पिलर। पिलर का मतलब सिंगुलर नाउन है, खंबा जिसे आप बोलते हैं पिलर। 2/3 2/3 भाग खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। 2/3 ऑफ द पिलर हैज डैमेज्ड। क्योंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। बिल्कुल आप सही समझ गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन अब मैं धमाकेदार रूल लेकर के आ रहा हूं जो आपको किताबों में अक्सर नहीं मिलता, इजिली आपको किताबों में नहीं मिलता। इजिली आपको बुक्स में वो नहीं मिलता जो आपके पेपर्स में पूछा जाता है, और जबरदस्त है। हरियाणा के कई पेपर्स में मैंने देख लिया है। क्या आखिरकार वो रूल है? भाई मैं बताने का काम करूं, थोड़ा सा काम कर देता हूं। दी प्लस एडजेक्टिव, दी प्लस एडजेक्टिव, कई लोग तो इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, कई लोग तो इसे एडजेक्टिव पता नहीं क्या बना देते हैं। इतनी जबरदस्त प्रोनाउंसिएशन आपकी, आपको महीने के 5,000 रुपए मिलने चाहिए, है ना? बिल्कुल जी, इतनी अच्छी बोलते हैं आप। थोड़ा सा पानी पी के दिखाता हूं आपको, आप भी पानी पीने का एंजॉय करें। बिल्कुल जिस प्रकार से मेहनत की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट्स देने की कोशिश की जा रही है, गला सूख रहा है, पसीने भी आते हैं, मेहनत भी होती है। इससे पहले भी मेरी काफ़ी क्लासेज रहती हैं, इसके बावजूद भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। इसका मतलब ये है जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज तो ज़रूर बनता है कि आप थोड़ी सी मेहनत शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर करें। ठीक है ना? अगर अच्छी लगे तो कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर। अगर समझ में आता हो, अगर क्लासेस अच्छी लगती हो, अगर पढ़ने में मज़ा आता हो तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। इनएक्टिव यूजर्स नहीं जोड़ने हैं, एक्टिव यूजर्स चाहिए। जैसे वीडियो डालते ही 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार व्यू हो रहे हैं, 8-8, 9-9 हज़ार व्यू हो रहे हैं, उनकी ज़रूरत है, इनएक्टिव नहीं चाहिए। इसलिए आप भी एक्टिव बने। दी प्लस एडजेक्टिव। अब बात आई सर इसको कभी तो बच्चे दा बोलते हैं, दा, अरे क्या बोल रहे हैं आप? जब मैं आर्टिकल आपको सिखाऊंगा तो मैं एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं। तो दी प्लस एडजेक्टिव, दी प्लस एडजेक्टिव अगर है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव ना बोलें। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषता नाउन की भी बता सकता है, विशेषता प्रोनाउन की भी बता सकता है। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करे, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, उसको एडजेक्टिव विशेषण बोला जाता है। अगर एडजेक्टिव से पहले दी का प्रयोग कर दिया जाए तो कुछ मीनिंग और तरह का आने लग जाता है। वो क्या है? वो समस्त, सभी के बारे में बता देता है। समस्त या सारे या सभी, सभी के बारे में बताने का बोध करवाता है भाई। ठीक है, सभी के बारे में बताने का बोध कराता है। एक गरीब की नहीं, सभी गरीबों की बात हो जाएगी अगर एडजेक्टिव से पहले दी लगा दिया। एक अंधे की नहीं, सभी अंधों की बात हो जाएगी। एक कमजोर की नहीं, सभी कमजोरों की बात हो जाएगी। कहने का मतलब अगर एडजेक्टिव से पहले दी लगा दिया जाए तो वो सभी, सारे या समस्त का बोध कराने लग जाता है। और जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं, सभी, सारे का मतलब एक से ज्यादा है और एक से ज्यादा का मतलब प्लूरल है। इसलिए वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे द पुअर्स आर हेल्पलेस। सी और डी पार्ट आपको पता है, नो एरर। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, द पुअर्स आर हेल्पलेस। गरीब जो हैं वो भाई कैसे होते हैं? हेल्पलेस होते हैं। अब बच्चे कहेंगे
द पुअर्स तो सही लग रहा है, हिंदी बना करके देखेंगे गरीबों, तो क्या बात है, ये तो एकदम सही लिख रखा है, यहाँ तो गलती नहीं लग रही मेरे को। लेकिन भाई मेरे मन से नहीं सोचना। कंसेप्ट, ग्रामर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या कहती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रामरियन क्या कहते हैं, टॉप पब्लिशर की बुक क्या कहती हैं, ऑथेंटिकल बुक्स क्या कहती हैं, वो उनके ऊपर फोकस करना है। हिंदी बना करके नहीं सीखनी है। बार बार कह रहा हूं, हिंदी अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, दोनों के इंपॉर्टेंस, दोनों के यूजेस, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं, इसलिए हिंदी नहीं। मैंने क्या बोला, पुअर क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है, व्यक्ति की विशेषता है ना, कैसा व्यक्ति, पुअर। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले दी लगा दिया जाए तो समस्त गरीबों की बात हो जाएगी, सभी गरीबों की बात हो जाएगी। ये पहले ही सभी को बता रहा है, तो ऐसे ये लगा करके क्यों इसे सुपरफ्लोज बना रहे हैं, क्यों से गलत कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह भी है, अगर दी प्लस एडजेक्टिव है तो आप एडजेक्टिव के अंत में एस और यस का प्रयोग भूलकर भी ना करें, क्योंकि इसका पहले ही मतलब क्या है, सभी, सारे या समस्त। इसलिए ए पार्ट में एरर है, आप पुअर्स ना लिखें, द पुअर का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, द स्ट्रॉन्ग, A part, the strong oppresses, B part, the weak। आप सभी बच्चों ने सुना होगा, कभी कभार तो जरूर आपने सुना होगा कि सारे ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, उनका हनन या उनको दबाने की कोशिश करते हैं। सारे ताकतवर कब बनेंगे, जब स्ट्रोंग से पहले दी लगा दिया जाए। स्ट्रोंग क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कैसे पता चलेगा, सारी ट्रिक्स लेकर के आएंगे, डोंट वरी, अभी जितना जरूरत है उतना सीखो। स्ट्रोंग का मतलब किसी व्यक्ति के बारे में ताकतवर, तो क्या है ये स्ट्रोंग। एडजेक्टिव से पहले दी लगा दिया जाए तो इसका मतलब सारे ताकतवर लोगों की बात हो रही है। क्या सारे ताकतवर एक कमजोर को पकड़ के शोषण करेंगे, या सभी ताकतवर की बात सभी कमजोरों के लिए होगी? बिल्कुल सभी कमजोरों के लिए होगी। तो द वीक, इसने वीक लिख दिया, इसने सॉरी, द वीक आप कैसे लिखेंगे, WEAK, इसको मैं लिख देता हूं अच्छे से, वरना कुछ लोग ऐसे हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारा वायरल कर देंगे। देखोगे इसने वीक के का ना वेरा, इसने ये ही नहीं पता वीक की क्या स्पेलिंग होती है, और उनको मैं क्या बताऊं, मैं अपने बच्चों को आने वाले समय में क्या क्या देने वाला हूं। अब नहीं बताऊंगा क्या देने वाला हूं, लेकिन क्या क्या देने वाला हूं मेरे मन में है। जबरदस्त PDF के साथ मैं आपको टेलीग्राम पे बहुत कुछ देने का कार्य करूंगा। तो द स्ट्रॉन्ग ऑप्रेसेस द वीक, सभी ताकतवर लोग कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। तो मुझे क्या बताया भाई, दी प्लस एडजेक्टिव है तो सभी, सभी का मतलब प्लूरल, इसलिए यहां पर वर्ब कैसी यूज होगी, प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब फर्स्ट फॉर्म यूज करें। इसमें एस और एस लगा रखा है, इसलिए सिंगुलर हो गई है, सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑप्रेस द वीक, ठीक है। तो बी पार्ट में एरर है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। यानी कि एक तो एडजेक्टिव के साथ एस और एस लगा देगा, या वर्ब कैसे यूज कर देगा, सिंगुलर यूज कर देगा। इस प्रकार की दो बातें आती हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होंगी बड़े अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में बातें आ रही होंगी, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं एक बात और बताना चाहता हूं भाई, जो हरियाणा के पेपर में कई बार पूछ लिया गया था, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई आपको नाउन प्रोनाउन दिख सकता है, उसके बाद कैसी वर्ब का चयन करें, ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन प्रोनाउन जो आता है उसको पहली बात तो एंटीसीडेंट बोलते हैं, ग्रामर की भाषा में एंटीसीडेंट। और ये स्पेलिंग मिस्टेक के रूप में SSC CHSL के रूप में पूछी गई है। SSC CHSL क्लर्क का पेपर होता है, उसमें स्पेलिंग पूछी गई है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जी पूर्वगामी, पहले आने वाला, पहले यूज करने वाला। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर नाउन आता है तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। अगर प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यहां से क्वेश्चन आते हैं जी, बहुत आपको
और बात आएगी अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा नहीं। जैसे हु आप सुनते होंगे, विच आप सुनते होंगे, होम आप सुनते होंगे, दैट आप सुनते होंगे, ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होने का कार्य करते हैं। इतना बताऊंगा, ज्यादा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना ही है। यानी कि यहां पर अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहां पर वर्ब कैसे यूज करेंगे, यहां पर इस नाउन को देख करके वर्ब होने का काम करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जो मैंने आपको पढ़ा दिया और आप जाते इंप्लीमेंट कर देते हो, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स that I चलो ये थोड़ा सा टेंस हो गया वैसे तो, एवर सून, ये टेंस ही हो गया वैसे तो, मैं अब क्या बताऊं आपको, टेंस हो गया है, लेकिन फिर भी इसको आप लिख लेना, ये पेपर में आया था। राम इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, पहली बात तो क्या भाई, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देगा, एरर करवा देगा, समझ गया ना। मैंने क्या बताया था, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसा होगा, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे यूज करते हैं, हमें सिंगुलर करते थे वहां पर तो, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, हैज नहीं हैव का प्रयोग कर देंगे। दैट आई हैव एवर सून, और ये भी मैं बताऊंगा हैव क्यों लगाया, टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पर हैव आखिरकार क्यों आया, हैज आखिरकार क्यों आ सकता है, ये बातें टेंस में होंगी। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन प्रोनाउन जो हो उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, और उस एंटीसीडेंट जैसा भी होगा सिंगुलर प्लूरल, यानी नाउन प्रोनाउन कोई एंटीसीडेंट बोलते हैं, सीधी सी बात ये है। तो उसको देख करके वर्ब हमें यूज करनी है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन तो दूंगा आपको, राम इज वन ऑफ those students who passed the exam, यहां पर आपसे ब्लैंक में दे देगा हैज, हैव, इज या आर, इस प्रकार से आपको ऑप्शन देगा। राम इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, राम उन स्टूडेंट्स में से है, वन ऑफ का मतलब उन स्टूडेंट्स में से एक है, वन ऑफ का मतलब ज्यादा में से कोई एक। राम इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जाम, देखो मैंने क्या बोला, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और इससे पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसको देखना कैसा, ये प्लूरल, तो आप वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इससे पहले ये बताया था, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है, ये बताया था मैंने, लेकिन पेपर वाला इसको पूछेगा, इसलिए रट्टा नहीं भाई, कंसेप्ट सीखें। तो यहां पर क्या है, अगर वन ऑफ बेशक से आ जाए, लेकिन अगर उसको रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा गया है तो यहां पर प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। ये कंसेप्ट था। उसके बाद बस थोड़ा सा आज बताऊंगा मैं। क्लास है क्या, हो गया टाइम? अच्छा, एक बस थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूं भाई, थोड़ी सी बात। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। एक तो काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। वैसे तो काउंटलेस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल में लेके आऊंगा मैराथन क्लासेस, टेंशन मत लिया करो। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कहा जाता है। जिसे काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी मेरी सेवा करें टेक्निकल टीम। अनकाउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब समझ रहे हो ना, वो कैसा यूज होगा, जनरली सिंगुलर की तरह, प्लूरल तो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल में मैं कुछ एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। वोटर है जैसे,
क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं। हालांकि मैटेरियल नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। इसको अगर वाटर्स लिखोगे ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, नदियां, समुद्र, इस प्रकार मीनिंग हो जाएगा, पानियों नहीं होगा। वाटर तो वाटर ही रहेगा, पानी ही रहेगा। इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन को कैसे कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल की तरह। कैसे कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर की तरह कंसीडर किया जाता है। और वर्ब भी कैसी यूज होगी? इसलिए कैसी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर। मैं ये कहना चाहता हूं कि अनकाउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे जी? सिंगुलर। और खास बात क्या है? उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग ना करें। आर्टिकल का प्रयोग आप ना करें। यानी कि ए, एन या दी, इनका प्रयोग आप ना करें अनकाउंटेबल से पहले। अनकाउंटेबल से पहले दी का प्रयोग हो सकता है अगर अनकाउंटेबल नाउन स्पेसिफिक जानकारी का बोध कराए। यानी कि अनकाउंटेबल से पहले अगर दी यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कंडीशन होनी चाहिए? नाउन शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नाउन यानी कि निश्चित जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में पर्टिकुलर जानकारी होनी चाहिए, तब हम दी लगा सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एक फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं? अनकाउंटेबल का मतलब जिसे काउंट ना कर सकते हो उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंट ही नहीं कर सकते तो प्लूरल वर्ब तो होगी नहीं, इसलिए वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। और काउंट नहीं कर सकते ना, ये बता सकते एक पानी है तो ए एन भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ए एन का प्रयोग एक के लिए किया जाता है। यहां पर तो हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और दी प्रयोग कब होता है? जब बात स्पेसिफिक हो। यहां पर अगर जनरल बात को रेफर कर रहा है तो दी का प्रयोग भी नहीं होगा। आई बात मेरी समझ में? 3 फीचर्स हैं। डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, यूज सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन, एंड डू नॉट मेक प्लूरल टू अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को एस और यस लगा करके प्लूरल बनाने की कोशिश आप ना करें। इस प्रकार से यहां से कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे फर्नीचर, मनी, लगेज, बैगेज, वर्क, फिल्थ, इक्विपमेंट, नॉलेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फ्यूल, एक्सेट्रा। भाई बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, और खास जो है ना, खास बहुत इंपॉर्टेंट वो बोर्ड पे लिखे हैं मैंने। वैसे तो बहुत सारे आप समझ जाओगे ना, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, सारे अनकाउंटेबल हैं भाई। एक बात बताओ, ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गोल्ड को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। गोल्ड क्या मैटेरियल नाउन है? माप तोल तो सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हो, कुछ भी हो, सिंपैथी है, विजडम है, ऑनेस्टी है, जो भी आप सुनते हैं तो सारे अनकाउंटेबल की तरह काम करते हैं। फर्नीचर, मनी, लगेज, बैगेज, वर्क, फिल्थ का मतलब गंदगी, कूड़ा कचरा, इक्विपमेंट यंत्र उपकरण जिसे बोलते हैं, नॉलेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, फ्यूल, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन की तरह हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर मनी तो काउंट कर सकते हैं। भाई मनी काउंट नहीं करते, रुपीज काउंट करते हैं। मनी का मतलब जो आपके पास जमीन के रूप में है, जो आपके पास कुछ भी मकान के रूप में, सारा जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो सारी आपकी मनी, धन है। रुपीज अगर हैं तो काउंट हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मनी क्या अनकाउंटेबल नाउन होती है। लगेज, बैगेज का मतलब सामान, सामान होता है इसका मतलब, ठीक है, गुड्स जिसे बोलते हैं आप। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर जिससे कोई भी चीज आप बनाते हैं वो फर्नीचर जनरली अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर आपने टेबल, चेयर इस प्रकार बोलोगे तो आइटम हो गए, उसको हम काउंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन भी क्या अनकाउंटेबल। नॉलेज, क्या नॉलेज को काउंट कर सकते हैं कि मेरे में कितनी नॉलेज है? नहीं कर सकते। तो सीनरी, सीनरी को बच्चे बोलेंगे सीनरी तो सर काउंट कर सकते हैं। नहीं भाई, सीनरी का मतलब क्या है? झरने भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, ग्रीनरी भी है, एनवायरनमेंट भी है, बादल भी हैं,
जब ऐसी ऐसी बातें करते हो सारी क्या सीनरी बन जाती है, तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते। फ्यूल का मतलब ईंधन है, फिल्थ का मतलब गंदगी कूड़ा कचरा है। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग ना करें, अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें, एस और यस लगा करके प्लूरल ना बनाएं। इस बात को ध्यान रखें। क्वेश्चन क्या आए थे? द सीनरीज ऑफ कश्मीर, 2017 कंडक्टर का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया था द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स एवरीवन। एज इट इज लिख रहा हूं भाई, अट्रैक्ट्स एवरीवन, सॉरी, अट्रैक्ट्स एवरीवन, डी पार्ट। उसके बाद द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स एवरीवन, देयर इज मच फिल्थ, देयर इज ए पार्ट, मच फिल्थ राउंड द स्ट्रीट। ये सीडीएस के पेपर में आता, वैसे ही लिख दिया, चलो कोई ना, थोड़ी सी तो आपका भी लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसी क्या बात है भाई, बिल्कुल एचएसएससी के लिए आप पढ़ेंगे ना ना ना, थोड़ी सी अच्छी तैयारी करेंगे। ये दो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स एवरीवन, देयर इज मच फिल्थ अराउंड द स्ट्रीट। ये दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यहां से बोला क्वेश्चन में कहां पर एरर है, तो कहां पर एरर है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। मैंने बोला था अनकाउंटेबल नाउन को एस और यस लगा करके प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें, ये सीनरी ही रहेगी ना कि सीनरीज। तो ए पार्ट में एरर है। द सीनरीज ऑफ द सीनरी ऑफ कश्मीर अट्रैक्ट्स, वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होती है? एस और यस लगाने के बाद। नेक्स्ट, देयर इज मच फिल्थ्स, फिल्थ का मतलब गंदगी कूड़ा कचरा, कूड़े कचरे को प्लूरल बनाओगे एस और यस लगाकर? नहीं, तो बी में एरर है, तो यहाँ पर फिल्थ्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इन नाउन्स को हम प्लूरल वर्ब भी दे सकते हैं, इन नाउन्स को प्लूरल वर्ब दे सकते हैं हम। कुछ एक वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, पीसेज ऑफ, क्वालिटीज ऑफ, वेराइटीज ऑफ, स्लाइसेज ऑफ। ठीक है, अगर इस प्रकार के वर्ड्स इन अनकाउंटेबल से पहले कुछ एक पहले लगाए जाएं तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नाउन के साथ एस और यस तो तब भी नहीं यूज करें। यानी कि अगर आप ऐसे अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ, क्वालिटीज ऑफ, वेराइटीज ऑफ, काइंड्स ऑफ, ठीक है, स्लाइसेज ऑफ, इस प्रकार के वर्ड्स आप यूज करेंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये बात आप नोट कर लेना, बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात है, लेकिन हरियाणा में तो बस इतना पूछेगा। अगर आप सभी बच्चों को मेरा करवाया गया काम समझ में आया हो, अच्छे लगे हों, बिल्कुल एकाएक बात में पढ़ने का मन किया हो और कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं हुई हो, तो सभी बच्चे अगली क्लास के लिए तैयार रहें। बहुत जल्द जबरदस्त क्लास लेकर के आऊँगा, जो हरियाणा पुलिस में, हरियाणा क्लर्क में, हरियाणा ग्रुप डी में, ग्राम सीयू में, टैक्सेशन इंस्पेक्टर में, फूड सप्लाई में, और तो और कई पेपर्स में, एस्टेट सीटेट में भी हर बार आता है। अगली क्लास जो होगी धमाकेदार एंट्री के साथ होगी, जो बैठते ही आपको दो क्वेश्चन दिखेंगे, उस चैप्टर से दिखेंगे ही दिखेंगे। वो कौन सा चैप्टर है नाम नहीं बताऊंगा, बेशक कितना ध्यान लगा करके आप सुन रहे हो, मुझे पता है शाम को ही एग्जीक्यूट कर दोगे नाम बताते ही, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। सरप्राइज, नेक्स्ट क्लास में सरप्राइज, बहुत जबरदस्त टॉपिक होगा। अगर सभी बच्चों को अच्छी क्लास लगी हो, मजा आया हो, समझ में आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करने का, कमेंट करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को शेयर करने का कार्य करें, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन फॉर दिस ह्यूज सपोर्ट, थैंक्स एवरीवन।